नमस्कार मित्रों, कैसे? मस्त मजे में। इस फ्री ज्ञान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पधारे हुए समस्त प्रतियोगी योद्धाओं का एक बार स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। साथियों, बिना कोई भूमिका बांधे हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। और आज अपना जो सब्जेक्ट, आज जो अपना विषय है ना, वो रहेगा मित्रों राजस्थान में कला एवं संस्कृति, यानी राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर। वैसे अगर आपने कल की क्लास अटेंड की हो ना, तो हमने आपको भली बातें बताया था कि साहब कल हमने चर्चा, कल बोले तो हमने इससे पहले वाली क्लास से चर्चा की थी राजस्थान के इतिहास की या राजस्थान की हिस्ट्री की। और हमने ये बताया था कि साहब हम सब्जेक्ट एक नहीं बल्कि आपको दो पढ़ाएंगे। एक तो सब्जेक्ट रहेगा राजस्थान हिस्ट्री और साथ ही दूसरा रहेगा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। तो कल तो परिचय के तौर पर हमने आपको बताया था साहब राजस्थान के इतिहास का परिचय ये बताया था कि वास्तव में साहब राजस्थान नामक राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ी थी आज से 10 लाख वर्ष पहले। और इतिहास का सबसे प्राचीन काल बताया था हमने सभ्यता काल। तो कल हमने चर्चा की थी सभ्यताओं से लेकर राजस्थान स्थापना दिवस तक, यानी राजस्थान नामक राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 तक। माना कि हमने कल चर्चा की सिलेबस पे की थी, लेकिन हमने आपको अच्छे से बताया था कि साहब अगर आप ढंग से, मैं फिर से सुनना, अगर आप ढंग से किसी भी एग्जाम को अटेंड करने से पहले अगर उस एग्जाम से संबंधित अगर सिलेबस आप ढंग से देख लो ना, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आप उस सिलेबस में से ही राइट कर सकते हो। और ये हमारा दावा है। और आपने हो सकता है जैसे पिछली क्लास है उसमें आपने खुद ने कम से कम आपने भाई बोलते हैं ना भाई मूल्यांकन किया होगा। तो प्यारे परीक्षार्थियों, तो राजस्थान हिस्ट्री के साथ ही साथ दूसरा अपना सब्जेक्ट रहेगा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। और एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार इस मंच पर मैं कह चुका हूं कि राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों सब्जेक्ट कोरिलेटेड है, दोनों का आपसी कोरिलेशन है, दोनों का आपसी सह संबंध है। और संबंध यूं है कि साहब जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, साथ ही झलक देखोगे आर्ट एंड कल्चर की। अब गौर से सुनो और समझो। कहानी क्या सुनो, इतिहास कला संस्कृति कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। कहानी ये समझ लो कि साहब किसी भी राज्य के राजा ने अगर अपने जीवन में अगर कोई राजनीतिक और प्रशासनिक विकास कर दिया ना, वो तो आ जाएगा साहब इतिहास में। लेकिन उसी राज्य के राजा ने अगर अपने राज्य में, अगर अपनी रियासत में अगर कोई सांस्कृतिक विकास किया ना, वो आएगा मित्रों आर्ट एंड कल्चर में। तो राजनीतिक और प्रशासनिक विकास होता आएगा इतिहास में, और उसी राज्य का सांस्कृतिक विकास आएगा किसमें, आर्ट एंड कल्चर में। तो कल हमने चर्चा की थी राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास की, और आज हम चर्चा कर लेंगे समझ लो साहब राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास की। और सांस्कृतिक इतिहास का मेन यही है राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर। तो विधिवत रूप से आज अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर या राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो ये समझ लो आज परिचय के तौर पर मैं आपको पूरा आर्ट एंड कल्चर का साथ साथ सिलेबस बता दूंगा कि हम साहब इस प्रकार इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। एग्जाम चाहे आरएस का देना, एग्जाम चाहे पटवार का देना, और एग्जाम चाहे कांस्टेबल का देना, साहब राजस्थान जी के हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हम जो पढ़ाएंगे ना, वो साहब आरएस स्तर तक की पढ़ाएंगे, ताकि हर कोई विद्यार्थी चाहे वो आरएस की तैयारी करे चाहे कांस्टेबल की करे, उसके कोई भी क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। और कल वैसे किसी मीडिया में चर्चा ये भी देखी थी कि भाई बाना सर तो कांस्टेबल वाले विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं आरएस के जैसे। तो मेरे योद्धाओं, मैं तो आपको एक बार नहीं बल्कि आपके कहने से होगा क्या, मैं तो खुद चिल्ला के एक बार नहीं बल्कि हजारों बार कह चुका हूँ कि साहब हाथ में लट आने के बाद मुझे कांस्टेबल भी किसी आरपीएस से कम नहीं लगता। तो साहब वो भी मेरे लिए आरएस है। और हाथ में जरी बांधने के बाद पटवार तो साहब किसी कलेक्टर से कम नहीं है। और हाथ में कलम आने के बाद टीचर है वो किसी किंग मेकर से कम नहीं है। तो मैं टीचर्स, मैं पटवार, मैं ग्राम सेवक, मैं कांस्टेबल को आरएस से कम लेवल का कैसे पढ़ा सकता हूँ। तो हो सकता है कोई विद्यार्थी कांस्टेबल विद्यार्थी वह आरएस में आया होगा, तो हो सकता है या फिर कांस्टेबल विद्यार्थी आरएस में आया, उससे हो सकता है भाई आरएस स्तर का पढ़ा है और उसकी हो सकता है पाचन क्षमता थोड़ी सी कमजोर है ना, उसकी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है ना। तो वैसे मैं इन बातों जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन कल थोड़ा सा सोशल मीडिया कोई ऐसा चला था, कोई मुझे वैसे इन बातों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मुझे मन ही मन मतलब कई बार यूं मतलब खुद को ही एक हंसी आती है कि वास्तव किस प्रवृत्ति के इस इंसान है, किस प्रवृत्ति के जीव है कि साहब इनको अत्यधिक पढ़ाना भी पच नहीं पाता है। तो पचाने की क्षमता होनी चाहिए विद्यार्थी जीवन में। तो प्यारे परीक्षार्थियों,
आज अपन विधिवत रूप से शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और कला एवं संस्कृति की शुरुआत करने से पहले आप ये भी सुन लेना कि आज हम जो पढ़ेंगे ना वो ये समझ लेना साहब पूरा आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस पूरा साथ ही साथ दे के लेंगे। तो एक बार इस चैनल पर आए तमाम प्रतियोगी योद्धाओं में पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक एक का नाम लेना संभव नहीं है, तो सामूहिक रूप से आप सभी हमारा अभिवादन स्वीकार करें और इधर अपने शैक्षणिक मंच पर पधारें और देखें साहब आज हम जो पढ़ने जा रहे हो वो आपका कितना सार्थक सिद्ध हो रहा है। तो बिल्कुल सामूहिक रूप से सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, देखिए वास्तव में देखा जाए ना तो राजस्थान की कला और संस्कृति, वास्तव में देखा जाए संस्कृति बोले तो ध्यान रखना, ये कल्चर है ना, ये कल्चर मित्रों ध्यान रखना एक नहीं बल्कि कितने भागों में बटी है, 2 भागों में। अब बड़े गौर से सुनना और समझना। देखना मित्रों, राजस्थान की संस्कृति बटी 2 भागों में। एक तो संस्कृति होती है नगरीय, नगर का दूसरा मीन होता है मित्रों शहर, यानी एक जीवन होता है मित्रों शहरी जीवन। बड़े गौर से सुनना मेरी बात को। नगरीय सभ्यता, नगर का मीन होता है शहर और दूसरी सभ्यता होती है ग्रामीण। और ये बात तो मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि साहब आज आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाना, आपको इस दुनिया में 2 प्रकार की कल्चर मिलेगी साहब। एक तो कल्चर मिलेगी साहब अर्बन कल्चर यानी शहरी कल्चर, और दूसरी मिलेगी रूरल बोले तो ग्रामीण कल्चर। यानी एक संस्कृति बसती है शहर में तो दूसरी संस्कृति कहाँ बसती है, गांव में। तो मित्रों नगरीय संस्कृति ना उसे कहा जाता है वैदिक संस्कृति। उसे कौन संस्कृति कहते हैं, वैदिक संस्कृति। और उसी वैदिक संस्कृति में कहते हैं साहब पंच देव आएंगे। कितने देव, बड़े गौर से सुना। अगर लोक संस्कृति में लोक देवता पढ़ोगे ना तो वह आपके आएंगे कितने, वो आएंगे कौन, पंच पीर। समझ रहे हो, यानी अगर लोक संस्कृति पढ़ोगे, लोक देवता पढ़ोगे तो वहां तो आएंगे पंच पीर, लेकिन वैदिक संस्कृति पढ़ोगे ना तो वहां आएंगे आपके पंचदेव। अब वो पंचदेव कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणेश। शक्ति और है तो ब्रह्मा विष्णु महेश, शक्ति और है गणेश, ये माने जाते हैं पंचदेव। और पंचदेव आते हैं मित्रों कौन संस्कृति, वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति मानी जाती है मित्रों नगरीय संस्कृति, और नगर का मीन होता है शहर यानी शहरी संस्कृति यानी शहरी कल्चर। लेकिन देखना इसके विपरीत दूसरी कल्चर होती है मित्रों ग्रामीण कल्चर यानी ग्रामीण संस्कृति। और ग्रामीण संस्कृति को कहा जाता है मित्रों लोक संस्कृति। बड़े गौर से सुनना प्यारे परीक्षार्थियों, कल्चर 2 प्रकार 2 भागों में बटी हुई है। एक तो कल्चर होती है नगरीय कल्चर, नगरीय संस्कृति, दूसरी होती है ग्रामीण संस्कृति। एक जीवन होता है शहर का तो दूसरा जीवन होता है गांव का। और वास्तव में देखा जाए ना तो अपने आपके सिलेबस और संस्कृति कौन सी मित्रों, ग्रामीण संस्कृति। बड़े गौर सुना, यानी वास्तव में देखा जाए ना आप राजस्थान लेवल का कोई सा एग्जाम उठाकर देख लेना मेरे प्यारे योद्धाओं, ये सुन लेना, चाहे आप पटवार की तैयारी करो चाहे आरएस की तैयारी करो, मैं पढ़ाने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले ये समझ लें कि साहब चाहे आरएस में जाओ चाहे पटवार में जाओ, आपके सिलेबस में हमेशा हमेशा पूछी जाती है ग्रामीण संस्कृति में गांव की कल्चर। तो सिंपल सी कहानी ये कि साहब कल्चर वास्तव में देखा जाए ना तो कहां बिखरी पड़ी है, गांव में। अब कल्चर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कल्चर है क्या सुने साहब, वास्तव में कल्चर बिखरी पड़ी है उस गांव के उस चौपाल में बैठे हुए जो बुजुर्ग है ना, और बुजुर्गों ने जो पगड़ी बांध रखी है ना, और साहब कहते हैं पगड़ी में जो आटे है ना तो कहते हैं साहब कल्चर पड़ी है उस बुजुर्ग के पगड़ी के आटों में। अब आटे कैसे कि साहब आप भली भांति समझते हैं, आप प्रैक्टिकल करिए। आप गांव में किसी बुजुर्ग की पगड़ी के आटे देकर बता सकते हो कि फला बुजुर्ग कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से समुदाय का है, अरे बता सकते हो ना। तो मित्रों कल्चर बिखरी पड़ी है गांव में बुजुर्ग के पगड़ी के आटों में। कल्चर बिखरी पड़ी है साहब उस गांव के कच्चे घर के उस कच्चे आंगन में जहां पर चित्रकारी हुई है, जहां पर कहते हैं साहब जो फूल पत्ती के चित्र बनाए गए, जिसे गांव में कहते हैं मांडना, और वो मांडना ही तो अपनी कल्चर है। और कल्चर बिखरी पड़ी है साहब उस गांव के कच्चे घर के कच्ची दीवार पर। और गांव की विशेषता होती है कि गांव में ये विशेषता ये है कि साहब गांव में जैसा कोई त्योहार, जैसा कोई अवसर और जैसा कोई समारोह होता है ना, तो त्योहार अवसर और समारोह के अनुसार उस दीवार पर भी चित्र बना दिए जाते हैं। जैसे मान लो दिवाली आने वाली है तो बड़ा सा दीपक का चित्र बना दिया जाता है, तो राह चलता राहगीर हो चाहे वो कोई से भी धर्म का हो तो पता लग जाएगा साहब हिंदू धर्म के लोग हैं और इनके कोई त्योहार आने वाला वो कौन सी होली का है, दीपावली का है। और उसी दीवार पर अगर कोई किसी घोड़ी पर बैठा दूल्हा और दूल्हे पर घोड़ी पर बैठे दूल्हे दुल्हन का चित्र बना हुआ है, तो राह चलते राहगीर को पता लग जाएगा कि साहब फलाने के घर छोरे या छोरी का क्या होने वाला विवाह। अरे हो सकता है ना। और साहब कल्चर वास्तव में गांव में बिगड़ी पड़ी है। और गांव में तो कहते हैं साहब किसी गांव में किसी व्यक्ति के घर अगर कोई विवाह समारोह होना तो मेरा मानना है साहब 1 नहीं 8 नहीं बल्कि 84 गांव आसपास पता लग जाता है कि फलाने के घर छोरे छोरी का क्या विवाह।
लेकिन इसका उल्टा होता है शहर में, और शहर में तो पड़ोसी कब सलट जाता है इसका भी पता होता नहीं है। तो वास्तव में कल्चर कहाँ बिगड़ी पड़ी है? गांव में। और ग्रामीण संस्कृति है ना, वो कहलाती मित्रों लोक संस्कृति। और इसी लोक संस्कृति से हमें याद आता है कि आपके सिलेबस में वास्तव में ध्यान रखना कौन सी संस्कृति है मित्रों? लोक संस्कृति। अब वो सिलेबस में है क्या क्या वो भी देख लें। इसी संस्कृति लोक संस्कृति आपके पूछे जाते हैं लोक देवता, अरे पूछेंगे ना, इसी में आपकी पूछी जाती है लोक देवियां, इसी में आपके पूछे जाते हैं लोक संत, इसी में आपके पूछे जाते हैं लोक मेले और त्योहार, इसी में आप पूछे जाते हैं लोक रीति और रिवाज। लोक रीति हो जाए। अब एक रीति रिवाज विशेषकर ध्यान रखना, अगर रीति रिवाज की अपन शुरुआत मानवीय संस्कार से करें ना, कहते हैं ना साहब मानव जीवन में संस्कार कितने माने जाते हैं? 16 संस्कार। वो जो 16 संस्कार है ना, वो मित्रों ध्यान रखना वैदिक संस्कृति के अनुसार है। मेरी बात बड़ी गौर से सुनना। और ये क्वेश्चन हो सकता है RS लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि साहब के निम्न में से कौन सी संस्कृति, कौन सी ग्रामीण संस्कृति से भिन्न है? तो ध्यान रखना मानव जीवन के जो 16 संस्कार तय किए गए ना, वो ध्यान रखना लोक संस्कृति में नहीं बल्कि वो वैदिक संस्कृति में आएंगे। आपने सुना होगा जैसे वैदिक संस्कृति में मानव जीवन में 16 संस्कार है। सबसे पहला संस्कार आपको ध्यान होना चाहिए गर्भाधान संस्कार, और सबसे अंतिम संस्कार आपको ध्यान होना चाहिए अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं अंत्येष्टि। तो वो गर्भाधान से ले अंत्येष्टि 16 संस्कार है ना, वो किस में आएंगे? वैदिक में आएंगे। बाकी राजस्थान जितने भी लोक रीति रिवाज है, और रीति रिवाज है मित्रों ध्यान रखना जन्म से लेकर परण से लेकर मरण के बीच में जो भी जो समारोह होते हैं वही आते हैं मित्रों ध्यान रीति रिवाज में। तो मित्रों रीति रिवाज 3 भाग में बांट सकते हैं, जन्म, परण और मरण। जन्म के बाद विवाह, और विवाह के बाद अंतिम यात्रा जो मरण तक की है ना, उसके बीच जितने भी जो क्रियाक्रम होते हैं ना, वो मित्रों ध्यान रखना किसमें आते हैं? रीति रिवाज में। और वो आपको ध्यान होना चाहिए लोक संस्कृति अनुसार होते हैं। जैसे मान लो किसी के बच्चे के अगर कोई जन्म हुआ है, और जन्म होने के 10 दिन बाद जिस समय याद करो उस समय जो जड़ूला होता है, नहीं सॉरी जड़ूला क्या सॉरी जिस समय याद करो 10 दिन बाद नामकरण होता है, वो अपनी लोक संस्कृति है। उसी प्रकार आपको ध्यान होना चाहिए उसी दिन पूजन होता है, जलवा पूजन, उसे कहते हैं कुआं पूजन। याद रहो प्योर पक्ष से ओढ़नी लेकर जाता, पीला ओढ़नी, तो पीली ओढ़नी लेकर जाओ, रीति रिवाज में आएगी, ध्यान रखना। और रीति रिवाज कौन संस्कृति? लोक संस्कृति है। और वो पीला वगैरह ओढ़नी कहाँ लेकर जाते हैं? ग्रामीण संस्कृति लेकर जाते हैं। कारण क्या ये ओढ़नियां वगैरह कहाँ? गांव में होती है, शहर में कोई ओढ़नी का आता पता होता नहीं है। तो प्यारे योद्धाओं ध्यान रखना ये लोक संस्कृति का पार्ट है कौन सा? लोक रीति रिवाज। उसी प्रकार आएंगे आपके लोक नृत्य, उसी प्रकार पूछे जाएंगे लोक नाट्य, उसी प्रकार पूछे जाएंगे लोक गीत, उसी प्रकार सिलेबस में आते हैं लोक वाद्य यंत्र। प्यारे परीक्षार्थियों सुनना, जब नृत्य पढ़ो तो साथ में नाटक भी पढ़ेंगे। जब नृत्य नाटक करोगे तो गीत भी गाओगे। और कहते हैं साहब बिना वाद्य यंत्र का आप गीत गा नहीं सकते। तो ये जो चारों चैप्टर है चारों कोरिलेटेड है। इसलिए जब भी मैं कल्चर पढ़ाता हूँ ना, इन चारों को साथ में लेते हुए पढ़ाता हूँ, है ना। बिल्कुल जो विद्यार्थी कह रहे हैं साहब गांव मेरी आत्मा, वास्तव में कहते हैं साहब अपने भारत की आत्मा, केवल आपकी नहीं समूचे भारत की आत्मा का निवास करती है, गांव में निवास करती है। तो प्यारे परीक्षार्थियों नृत्य नाट्य गीत वाद्य ये चारों सब्जेक्ट जो चारों चैप्टर को रिलेटेड है। उसी प्रकार मित्रों ध्यान रखना आएगी लोक कला, और लोक कला में आती है आपकी हस्तकला, उसी में आती है चित्रकला, इसी में आती है स्थापत्य कला। अब प्यारे परीक्षार्थियों सुनना, मैं आज जो बता रहा हूँ ना मित्रों ध्यान रखना, इसमें से हो सकता है आपके 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप होने निश्चित है। हमेशा जब भी पढ़े ना क्यों रट्टा प्रवृत्ति से मत पढ़ा करें। हाँ बीच में पूछ रहे लोक कला किसे कहते हैं, मैं बताता हूँ। ध्यान रखना लोक कला बटी है 3 भागों में। अब लोक कला कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, हमेशा देसी अंदाज पढ़ा करें। लोक का मीन है लोग, और कला का मीन वही कलाकृति कि जो लोग अपने हाथ से कलाकृति करते हैं। और सुना, जो लोग अपने हाथ से कलाकृति करते हैं ना, उससे तो कहते हैं मित्रों हस्तकला। लेकिन लोगों ने अपने हाथ की कारीगरी के बाद अगर किसी उस कारीगर को चित्र का रूप दे दिया ना, तो बन जाएगी मित्रों चित्रकला। कौन सी कला है? और उन्हीं लोगों ने अगर अपने हाथों से किसी भवन का निर्माण करवा दिया, किसी महल का निर्माण करवा दिया, किसी मंदिर का निर्माण करवा दिया, किसी चौतरे का निर्माण करवा दिया, किसी चबूतरे का निर्माण करवा दिया, वो किसमें आ जाएगी? स्थापत्य कला में। कौन सी कला है? तो मित्रों ध्यान रखना लोक कला के ध्यान रखना 3 पार्ट है, तीनों का आपसी कोरिलेशन है। रिलेशन यूं है कि साहब जब आप हस्तकला पढ़ोगे तो साथ में झलक चित्रकला की भी देखोगे। अब हस्तकला चित्रकला कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इंसान जब तक हाथ से कारीगरी कर रहा तब तो वो हस्तकला, कारीगरी करने के बाद जैसे वो चित्र का रूप लेगा तो चित्रकला बन जाएगी। और उसी हाथ की कारीगरी करते हुए अगर उसने किसी भवन का निर्माण करवा दिया तो आ जाएगी मित्रों कौन सी कला? स्थापत्य कला। तो मेरे योद्धाओं स्थापत्य कला का मीन होता है भवन निर्माण से संबंधित।
और निर्माण है भवन निर्माण से संबंधित जो भी कला आती है मित्रों, कौन सी कला में आती है? स्थापत्य कला में। और भवन निर्माण में ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा भवन होता है दुर्ग, जिसे आप कहते हो किला, जिसे आप कहते हो गढ़, जिसे कहते हो गढ़ैया। तो मित्रों कहते हैं राजस्थान का गढ़, गढ़ैया, महल, माड़िया, चौतरा, चबूतरा, छत्र और छतरियां, ये सब की सब कौन सी कला में आएगी? स्थापत्य कला में। और स्थापत्य कला कहते हैं मित्रों कौन सी कला? लोक कला। तो प्यारे योद्धाओं, क्वेश्चन तो यहीं से भी पूछ सकते हैं कि बताओ साहब स्थापत्य कला कौन सी कला का पार्ट है? तो बताना पड़ेगा लोक कला का पार्ट है ना। उसी प्रकार देखना आएगी आपकी लोक बोलियां, लोक है बोली और साहित्य। अब मित्रों ध्यान रखना, लोक बोली का मीन ये, लोक बोली का मीन ये ग्रामीण संस्कृति की बात कर रहे हैं अपन। और अक्सर कहते हैं साहब, अगर जॉर्ज गिरियसन की बात सुने ना, तो राजस्थान के गांव ढाणी मोहल्ले में कहते हैं आज 73 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। इतने प्रकार की है, 73 प्रकार की बोलियां है। और उन्हीं 73 प्रकार की बोलियों को एक नाम, जो राजस्थानी नाम दिया ना, वो नाम देने वाला कौन था मित्रों? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। याद करो मेरे योद्धाओं, एक हमने पुस्तक का नाम कभी कभार हमने जिक्र किया है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक है तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में ध्यान रखना किनका जिक्र किया गया? बोलियों का। और बोलियां भी कौन सी कला का पार्ट है? लोक कला का। और साथ ही साथ कहते हैं साहब भाई की लोक जनजातियां, लोग जनजातियां। और जब हम जनजातियों की बात करते हैं ना, तो कहते हैं मित्रों राजस्थान में जब जनजाति की बात आती है तो राजस्थान की सर्वाधिक जनजाति कौन सी? याद करो, मीणा। अरे याद है ना। उसके बाद जनजाति कौन सी मित्रों? याद करना, भील। उसके बाद आएगी कौन सी? ग्रासिया। उसके बाद कौन सी? सहरिया। उसी प्रकार बहुत सारी जनजातियां हैं। और मित्रों उन जनजातियों की जब जिक्र करेंगे ना, तो वो भी जानना कौन जनजाति आएगी? लोक जनजाति। क्वेश्चन पूछ लेंगे साहब कि बताओ साहब जनजातियां राजस्थान की कौन सी कला, कौन सी या फिर कौन सी संस्कृति का भाग है? तो मित्रों ध्यान रखना लोक संस्कृति का भाग है। इसमें वैदिक संस्कृति मत बता देना, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे अब, है ना। और कुछ एक ऐसे भिन्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कईयों को जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उनको वो कल्पना भी नहीं करे साहब, ऐसे क्वेश्चन तो कैसे पूछ लेंगे? तो मित्रों क्वेश्चन पूछे जाएंगे घूम घाम के। कारण क्या साहब? इतिहास, आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और परिवर्तन नहीं हो सकता इसलिए इनको जो जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं ना, तो सवालों की ड्राफ्टिंग इनको कुछ न कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो अब ड्राफ्टिंग इस प्रकार की बनेगी, समझ लेना। तो ये तो होगी लोक संस्कृति और ये होगी कौन सी? वैदिक संस्कृति। अब पूछ लेंगे साहब कौन सी वैदिक है कौन सी लोक संस्कृति है? तो वैदिक संस्कृति आपको ध्यान रखना है मात्र एक तो पंचदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणेश। और साथ में आपको ध्यान रखना है वैदिक संस्कार। और वैदिक संस्कार माने जो कितने माने जाते हैं? 16 संस्कार है। और उसके अलावा जो सारी संस्कृति कौन सी मित्रों? लोक संस्कृति। तो ध्यान रखना, ये आपके ध्यान रखना आपके सिलेबस में मुख्यतः कौन संस्कृति पूछी जाती है? लोक संस्कृति। और इसी लोक संस्कृति की जब बात करते हैं तो मित्रों देखना, लोक संस्कृति में सबसे पहले पूछे जाते हैं देवता, पूछी जाती है देवियां, पूछे जाते हैं संत संप्रदाय, पूछे जाते हैं मेले त्योहार, पूछे जाते हैं रीति रिवाज, पूछे जाते हैं नृत्य, नाट्य, गीत, वाद्य। लेकिन नोट करना प्यारे योद्धाओं, अगर आपको राजस्थान की संस्कृति याद करनी है, अगर आपको राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पूरा अपनी जहन और आत्मा में उतारना है ना, तो ध्यान रखना इस राजस्थानी संस्कृति को याद करने के लिए आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए मित्रों हिंदू कैलेंडर। इसका कारण बताऊंगा। हिंदू कैलेंडर क्यों कि कहते हैं साहब ये जितने भी, चाहे देवता लो, चाहे देवियां लो, चाहे संत लो, चाहे मेले लो, चाहे त्योहार लो, चाहे रीति लो, चाहे नृत्य लो, चाहे नाट्य लो, इन सब में ध्यान रखना तिथियां पूछी जाती है। पूछ लेंगे साहब ओके बताओ साहब रामदेव जी का जन्म कब हुआ? तो बताना पड़ेगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ। यानी वो आपको महीने कौन से याद रखने? हिंदू कैलेंडर वाले याद रखने। उसी प्रकार देवता पूछ लेंगे। अब जितने भी देवता, मैं तो रामदेव जी का ये पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, गोगा जी, जितने भी देवी देवता है ना, वो सब देवी देवता जन्म है ना, वो आपके अंग्रेजी डेट से नहीं है ना। तो इनका ध्यान रखना कोई बर्थडे यूं नहीं है साहब 31 दिसंबर को होगा या फिर 1 जनवरी को होगा, तो इनको 31 दिसंबर और 1 जनवरी काम आने वाली नहीं है। तो आपको सबसे पहले कैलेंडर कौन सा याद होना चाहिए? हिंदू कैलेंडर। अब देवियां ले लो, अब आपको जितनी भी देवियां उन देवियों के चाहे मेले ले लो। सर्वाधिक मेले कौन से? नवरात्र है। नवरात्र मनाते कौन से महीने में? आश्विन और साथ ही साथ चैत्र मास में। अब आश्विन और चैत्र मास है तो इसका मतलब आपको ये नहीं साहब सितंबर और आपको अप्रैल याद करना पड़ेगा। कोई नहीं पूछेगा साहब कि साहब बताओ साहब इस बार नवरात्र कौन सी अप्रैल को हुआ था? अप्रैल नहीं पूछेंगे साहब, कोई नहीं पूछता साहब बताओ साहब नवरात्र इस बार कौन से सितंबर के कौन से दिन पर प्रारंभ हुआ? पूछा जाएगा साहब नवरात्र कब है, तो आपको महीने कौन से याद रखने पड़ेंगे? हिंदी कैलेंडर वाले। तो इसी पर आ जाओ रीति रिवाज में, जितने भी रिवाज है, जैसे मान लो आपको पूछ ले, अरे साहब रिवाज में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं रीति रिवाज। जैसे मान लो रीति रिवाज में तो मैं कह रहा हूँ जन्म, मरण, परण,
जितने भी रीति रिवाज वो सारे सारे उसमें भी तिथियां पूछी जाती है। उसी प्रकार आ जाओ आप नृत्य कला में, और नृत्य में तिथियां पूछी, जैसे मान लो आपको नृत्य पूछा जाता है गुड़ला नृत्य, कि बताओ साहब गुड़ला नृत्य कब मनाएंगे, तो आपको कहना पड़ेगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाएंगे। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी आप तब बता पाओगे जब आपके पास पूरा पूरा कैलेंडर होगा। तो मेरे योद्धाओं कहने का तात्पर्य ये कि साहब ये राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर अगर आपको याद करनी है ना, तो सबसे पहले आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए कौन सा कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, जिसे दूसरी भाषा में कहते हैं भारतीय पंचांग, जिसे दूसरी भाषा कहते हैं साहब विक्रम संवत वाला कैलेंडर, जिसे तीसरी भाषा और कह देते हैं शक संवत वाला कैलेंडर। तो सबसे पहले आपके दिमाग में वो चीज होनी चाहिए। अब ध्यान रखना मित्रों, कैलेंडर की बात करते हैं तो ये तो होगी, मैंने बता दिया संस्कृति के प्रकार, लेकिन संस्कृति याद करनी तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कैलेंडर। आज हम जो पढ़ेंगे ना, ये समझ लो मैं आर्ट एंड कल्चर की पूरी भूमिका बता रहा हूँ कि साहब कल्चर किस प्रकार पढ़नी है, रट्टा नहीं मारना है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो दुनिया की कोई भी दुराचारी शक्ति तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। कहते हैं साहब इस बार राजस्थान पुलिस में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन नहीं है साहब, इतिहास के कौन से पन्ने में ये लिखा हुआ कि साहब राजस्थान पुलिस में नहीं है तो राजस्थान पटवार में नहीं आएंगे। किसी भी सब्जेक्ट को आपको कमजोर कभी समझना नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकते हैं। तो एक तो जिंदगी में ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो, एक तो जिंदगी में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे इसका अनुमान लगाना छोड़ दें। आप तो अपना क्रम करते जाए, और अपना क्रम है कि साहब आगे वाले जो भी परीक्षा ले रहे हैं ना, जो एग्जामिनर है ना, उस एग्जामिनर हमें दायित्व सौंपाएगी ये सिलेबस आपको याद करना है। अगर इतना आपको याद हो गया, इस परीक्षा में आप पास हो गए, तो आपको सरकारी सेवा में चयनित मान लिया जाएगा। तो एक तो जिंदगी में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, कितना उसका वेटेज है, ये नापना छोड़ दे। और दूसरा मेरिट का निर्धारण करना छोड़ दे, है ना। दो चीजें व्यक्ति के जहन में बहुत ज्यादा रहती है, साहब मेरिट कितनी रहेगी, कभी आप खुद निर्धारण ना किया करें। और कौन से सब्जेक्ट से कितना किसका वेटेज है, इसका भी आपको निर्धारण नहीं करना है। कारण क्या, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूँ। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, पिछली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल याद कर लो, साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, हवा उड़ गई थी लोगों की। अब वो ध्यान रखना, पिछली कांस्टेबल की जिन्होंने पिछली कांस्टेबल का जो भी ड्राफ्टिंग थी, उस सिलेबस से अकॉर्डिंग अगर किसी ने तैयारी की है तो वो इस बार पिछड़ गया था उस भाई महिला अपराध वाले कंप्यूटर वाले में। अरे हुआ ना, तो पिछली बार साइंस आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी सा इस बार साइंस आएगा, ये आवश्यक थोड़ी है। तो इसी प्रकार ये आर्ट एंड कल्चर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल नहीं है तो इसे इतिहास से कहीं नहीं लिखा हुआ साहब पटवार, आरएस या ग्राम सेवक या रीट में नहीं आएगा। और योद्धाओं ये भी सुन लेना, अगर कोई रीट की तैयारी कर रहा हो तो रीट फर्स्ट लेवल और रीट सेकंड लेवल एसएसटी दोनों में ध्यान रखना, ये आर्ट एंड कल्चर है और आर्ट एंड कल्चर का कैलेंडर पूछा जाता है। तो मेरे योद्धाओं जिंदगी में ध्यान रखो, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर आए हो इसलिए मैं बार बार आपको सीख दे रहा हूँ। कारण क्या, जब मतलब अत्यंत पीड़ा तब होती है जब आप किसी चीज का अनुमान लगा लेते हो और आपके अनुमान के मुताबिक जब कोई काम नहीं होता, उसकी वजह से आप खुद के साथ में धोखा कर लेते हो। मतलब इंसान खुद ही अपना कत्ल कर देता है ना, उस समय इंसान को मतलब ये कत्ल ही है साहब एक तरह का। जैसे आप मान लो अनुमान लगा लेते हो साहब आर्ट एंड कल्चर इस बार नहीं है तो आगे भी नहीं आएगी, हो सकता आगे तो फिर होता है उठ जाएगी। तो योद्धाओं आपको पहले कभी अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों ध्यान रखना, आर्ट एंड कल्चर में शुरुआत कर रहे हैं अपन। सबसे पहले राजस्थान के ध्यान रखना, इन देवी देवता मेले संत जितने भी जो ये है ना, इन सब के जानना, कैलेंडर की जानकारी। अब कैलेंडर कैसे सुनो और समझो मित्रों। देखना राजस्थान में अगर बात करें अपन मेले त्योहार, देवी देवता, चाहे रीति रिवाज, चाहे नृत्य, चाहे नाट्य, सबसे पहले याद होना चाहिए आपको हिंदू कैलेंडर, जिसे हम कहते हैं भारतीय पंचांग। और भारतीय पंचांग हिंदू कैलेंडर मित्रों विक्रम संवत पर आधारित। और कहते हैं साहब विक्रम संवत का सबसे पहला महीना है ना, वो महीना कौन सा मित्रों, चैत्र। कौन सा महीना है, चैत्र। और सबसे अंतिम महीना है वो महीना कौन सा मित्रों, फाल्गुन। बड़े गौर से सुनना योद्धाओं, मैं फिर कह रहा हूं महीने तो इसमें भी 12 ही होंगे। महीने कितने होंगे, 12। लेकिन 12 महीने ध्यान रखना वो अंग्रेजी वाला अलग है, यानी वो सूर्य गणना वाला, ये चंद्र गणना वाले। तो सबसे पहला महीना हो जाएगा चैत्र। अब मैं महीने बोल रहा हूँ, गौर सुनना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन। तो महीने कितने हो जाएंगे, 12। मैं फिर बोल रहा हूँ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष और माघ और फाल्गुन। अब मित्रों देखना महीने कितने, 12 महीने। अब देखना साहब हिंदी का सबसे पहला महीना कौन सा, चैत्र। सबसे अंतिम महीना कौन सा, फाल्गुन। अब लेकिन आपको इनके समानांतर ध्यान होने चाहिए अंग्रेजी महीने। और अंग्रेजी कैलेंडर कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर।
तो आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर के महीने वो भी समानांतर ध्यान होने चाहिए। यानी आपको ये ध्यान होना चाहिए कि साहब हिंदी के चैत्र महीने में अंग्रेजी का कौन सा महीना होगा। तो इसके लिए आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, रट्टा ना मारे और केवल थोड़ा सा दिमाग यूं लगाएं कि साहब हिंदू परंपरा अनुसार समूचे हिंदुस्तान में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार आता है, याद कीजिए होली। अरे आएगा ना मित्रों, याद रखना होली, और होली मनाई जाती है कौन सी, फाल्गुन पूर्णिमा को। आएगी थोड़े दिन बाद, कौन सी पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा को। और लेकिन पूछे साहब बताओ साहब होली कौन से अंग्रेजी महीने मनाएंगे, तो मित्रों अंग्रेजी महीना कौन सा बताओगे मित्रों, मार्च। अरे बताओगे ना, तो इतना तो तय हो ही गया कि साहब होली का हिंदी महीना होता है फाल्गुन और अंग्रेजी महीना होता है मार्च। तो इतना तो आपने अनुमान लगा ही लिया कि साहब जिस समय अंग्रेजी महीना होगा मार्च, उस समय हिंदी महीना हो जाएगा फाल्गुन। अब यह मामला डेट टू डेट नहीं है, ये कभी जिंदगी में सोचना कि साहब मार्च की 1 तारीख होगी और फाल्गुन की 1 होगी, ऐसा कभी संभव नहीं है साहब। ये लगभग होगा कि लगभग जब मार्च होगा उस समय हिंदी महीना कौन सा होगा, फाल्गुन। तो आप आधा महीना कौन सा ले सकते हो, फरवरी वाला। तो ये भी कह सकते हो कि फरवरी मार्च में हिंदी महीना कौन सा होगा, फाल्गुन। अरे होगा ना। अब देखना मित्रों फाल्गुन का महीना कौन सा है, चैत्र, और मार्च बाद महीना कौन सा, अप्रैल वाला। महीना कौन सा है, अप्रैल वाला। तो ये भी तय हो गया कि साहब मार्च अप्रैल में, बड़े गौर से सुना मेरी बात को, मार्च अप्रैल में हिंदी महीना कौन सा जाएगा, चैत्र। अरे होगा ना प्यारे योद्धाओं, फाल्गुन महीना हिंदी का, तो अंग्रेजी महीना कौन सा, मार्च। अब फाल्गुन बाद जानना महीना कौन सा, चैत्र, तो अंग्रेजी महीना कौन सा जाएगा, अप्रैल। डेट टू डेट मामला नहीं है, इसीलिए हमने आधी फरवरी आधा मार्च ले लिया फाल्गुन में, आधा मार्च आधा अप्रैल किसमें ले लिया, चैत्र में। अब आप सीक्वेंस में पूरे जमाते जाओ, याद कर लो वही चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ और फाल्गुन। और इधर आप अंग्रेजी महीने देखते जाओ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और आ जाएगा मार्च। तो मित्रों तो ये सीक्वेंस जमानी अपने को। अब मैं सीक्वेंस आपको छाप कर दे रहा हूँ, सामने देखना मित्रों, हिंदी महीना कौन सा हो गया, चैत्र, और अंतिम महीना कौन सा हो गया, फाल्गुन। अब देखना हमने शुरुआत की थी साहब फाल्गुन महीना मार्च, और मार्च के साथ कौन सा आएगा मित्रों, फरवरी। तो ये तय हो गया कि फरवरी मार्च में फाल्गुन, उसके बाद मार्च के बाद आएगा अप्रैल। तो कहते हैं साहब मार्च अप्रैल में, बड़े गौर से सुना मेरी बात को, मार्च अप्रैल आ जाएगा चैत्र, मई में आ जाएगा वैशाख, जून में आ जाएगा ज्येष्ठ, जुलाई में आ जाएगा आषाढ़, उसी बार अगस्त में आ जाएगा श्रावण, सितंबर आ जाएगा भाद्रपद, अक्टूबर आ जाएगा आश्विन, नवंबर आ जाएगा कार्तिक, और दिसंबर आ जाएगा मार्च। अब देखना मित्रों, आज भी अपने घर का कैलेंडर उठाकर देखना, उस कैलेंडर में देखना अंग्रेजी महीना कौन सा चल रहा है, दिसंबर वाला। मैं फेकालॉजी नहीं करता, ध्यान रखना, बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा, साफ बताऊंगा, प्रमाण के साथ बताऊंगा। अब प्रमाण देखना, आज भी कैलेंडर उठाकर देख लेना और आपको अंग्रेजी महीना कौन सा मिलेगा, दिसंबर। और उसी प्रकार ध्यान रखना, कैलेंडर उठाकर देखना और आपको हिंदी महीना कौन सा मिलेगा, मार्गशीर्ष। अरे मिलेगा ना मित्रों। देखना अब इस नवंबर में कौन सी, कार्तिक। आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान में सबसे पवित्र मेला माना जाता है पुष्कर का मेला, याद तो होगा। और पुष्कर का मेला लगता है मित्रों कार्तिक पूर्णिमा के दिन, आपको ध्यान होगा। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, रीट 2012 में क्वेश्चन पूछा था कि बताओ साहब पुष्कर का मेला किस मास में लगता है। तो उस समय ध्यान रखना, महीना हिंदी ना देकर हिंदी महीना कौन सा दे दिया, अंग्रेजी, और अंग्रेजी महीना याद रखना पड़ेगा नवंबर। और प्रमाण में इस बार भी दे सकता हूँ, पिछली बार तो 3 नवंबर थी, यानी विक्रम संवत 2076 में ध्यान 3 नवंबर थी, और उस समय ध्यान कार्तिक पूर्णिमा थी। और इस बार ध्यान 30 नवंबर 3 कार्तिक पूर्णिमा थी, ध्यान रखना। तो इतना तय हो गया कि शाम नवंबर महीना अंग्रेजी का और हिंदी का महीना कौन सा, कार्तिक, और उसी दिन लगता है साहब पुष्कर का मेला। अरे लगा ना साहब, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मेरा तो ये मानना है, अत्यंत सौभाग्य की बात है कि साहब आज मार्गशीर्ष कृष्ण एकम है। और ध्यान रखना इधर दिसंबर भी कौन सी, 1 दिसंबर है। और ऐसा संयोग कभी कभार ही बैठता है, नोट करना मेरी बात को। आज मार्गशीर्ष कृष्ण एकम है और दिसंबर का महीना और तारीख भी कौन सी, 1 है, यानी तारीख भी 1 तिथि भी एकम। और हमने थोड़ी देर पहले कहा था साहब ये 1 तारीख और एकम होना ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन विडम्बना देखिए, संयोग देखिए साहब। यानी ये तो तय हो गया कि साहब अपन परिज्ञान के प्लेटफॉर्म पर चाहे ऑनलाइन पढ़ें और चाहे ऑफलाइन पढ़ें,
साहब संयोग अजब गजब के बन जाते हैं। मैं कई बार ऑफलाइन पढ़ाता था, मैं कई बार मेले और त्योहार पढ़ाता था। जिस दिन जिस मेले की शुरुआत करता था उसी दिन वो तिथि भी संयोग से हो जाती थी। याद कर लो, जितने भी ऑफलाइन कोई आत्मा है तो वो याद कर लो, ठीक है ना। कोई साहब हॉल उठाकर देख लेना, मैं मेले त्योहार पढ़ाता था और मैं कहता था मेरे योद्धाओं आज वो तिथि है और आज वो त्योहार है और आज ही के दिन इस तिथि और त्योहार को आप अपने नोटबुक में छाप रहे हो। अरे याद आई वो अपनी छपाई। तो मेरे योद्धाओं तो ध्यान रखना, ये आज 1 दिसंबर है और साथ ही साथ ध्यान रखना मार्गशीर्ष कौन सी एकम है। कल 30 नवंबर थी तो मित्रों इधर कौन सी थी, कार्तिक पूर्णिमा थी। तो नवंबर का भी अंतिम दिन और कार्तिक का भी अंतिम दिन, ये सब अजब गजब का से होंगे। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि परिज्ञान के प्लेटफॉर्म पर जितने भी विद्यार्थी, चाहे मैं अध्यापन करवा रहा हूँ चाहे आप अध्ययन कर रहे हो, अपन सारा काम पूर्णतः आत्मा से कर रहे हैं साहब। और आत्मा से काम करने की वजह से साहब ऐसा अजब गजब का संयोग बना है। यानी ये तो तय साहब इस बार चाहे कार्तिक पूर्णिमा के चाहे ब्रह्मा जी की तरफ से मान लो और चाहे आज भले इस दिसंबर के दिन मान लो, यानी उस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने यह तय कर लिया है कि इस बार परिज्ञा प्लेटफॉर्म पर आए हुए जितने बेरोजगार योद्धा है ना, इन बेरोजगार योद्धाओं के बेरोजगारी को जो कलंक है ना, ये कलंक 2021 में तो दूर हो ही जाएगा। तो 2020 तो जा ही रहा है और 2021 से कलंक दूर हो जाएगा। कारण के अजब गजब का संयोग है और ऐसा संयोग बहुत ही कम बैठता है। 1 दिसंबर है और मार्क्सिस की क्या है, एकम है। अरे है ना। तो मित्रों देखना, इधर आएगी जनवरी, आ जाएगा पोष, फरवरी तो आ जाएगा माघ और फिर आएगा मार्च में कौन सा, फाल्गुन। अब देखना साहब अपन जो पढ़ रहे हैं ना, ये मित्रों कौन सा हिंदी कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर है। और हिंदी कैलेंडर में आपको ध्यान होना चाहिए, महीने होते हैं ना, महीने कितने 12 और 12 महीनों की विशेषता होती है मित्रों। 12 महीनों में कहते हैं सब पखवाड़े चलते हैं। पखवाड़ा में समझते होंगे भाई, सप्ताह होता है 7 दिन का। अरे होता है ना, बिल्कुल। ये विद्यार्थी कह रहे हैं याद रहेगा, बिल्कुल याद रखने लायक की बात है, तभी तो ऐसा संयोग बैठा अपने बात। अब देखना मित्रों, देखना हिंदी महीने चलता पखवाड़ा, एक होता है सप्ताह, वो होता है 7 दिन का, और पखवाड़ा होता है मित्रों 15 दिन का। अब 15 दिन का मीन ये कि साहब हिंदी महीने में 15 तो रातें होती है अंधेरी और 15 ही रातें होती है चांदनी। बड़े गौर सुना, 15 ही रातें होती है अंधेरी, 15 ही रातें होती है चांदनी। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ साहब हिंदी महीने की शुरुआत कौन सी रातों से होती है, तो मुझे आप फटाफट जवाब देकर बताइए कि साहब कौन सी रात से होगी, अंधेरी रात से होगी कि चांदनी रात से होगी। फटाफट जवाब आना चाहिए। बताइए कौन सी रात से, अंधेरी या चांदनी। कोई अंधेरी कोई चांदनी, कोई अंधेरी कोई चांदनी। अरे चांदनी वाले योद्धाओं, शुरुआत होगी अंधेरी रात से। कौन सी रात से भाई, अंधेरी रातें आएगी, इसीलिए कृष्ण पक्ष से कहलाएगी। और कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं, बदी। अब ध्यान रखना, अंधेरी रात है, कृष्ण पक्ष है, इसे अपन कहते हैं बदी। और विडम्बना की बात यह कि फिलहाल आज अपन पढ़ रहे हैं, आज ही दिन प्रारंभ हुई अंधेरी रातें, यानी कृष्ण पक्ष। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ साहब इसी कृष्ण पक्ष, इसी बदी, इसी अंधेरी रात में चांद घटेगा कि चांद बढ़ेगा, आप तो ये बताओ, चांद घटेगा कि बढ़ेगा। बाबा निरला कह रहे हैं साहब अंधकार से प्रकाश की ओर। नहीं, गलत बोल रहे हो आप। अंधकार से कृष्ण पक्ष ऐसे थोड़ी होता है। कृष्ण पक्ष हाँ बिल्कुल, कई कह रहे हैं बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा नहीं साहब, चांद घटेगा, चांद घटे। अरे आप सोचो साहब कि चांद घटेगा, इसीलिए चांद घटते घटते सर्वाधिक घटेगा ना, वो रात कौन सी हो जाएगी मित्रों, अमावस्या की रात। अरे होगी ना। अरे साहब चांद घटेगा यानी रोशनी कम होगी, अंधेरे का फैलाव ज्यादा होगा, और अंधेरा होगा तो चांद घटेगा, और चांद घटेगा तो अंधेरा बढ़ेगा, और अंधेरा बढ़ते सर्वाधिक जो अंधेरी रात होती है मित्रों, अमावस्या की रात अरे होती है ना। उसी प्रकार कहते हैं साहब अंधेरी गई तो चांदनी आई। कौन सी रातें आई है, अब चांदनी रातें आई तो कौन सा पक्ष कहलाए, शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल पक्ष कहते हैं सुदी, और कहते हैं साहब उसी सुदी में चांद बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते सर्वाधिक बढ़ता है ना, वो रात होती है मित्रों पूर्णिमा की रात। कौन सी रात होती है, पूर्णिमा की रात। इसीलिए कहते हैं साहब सबसे चांदनी रात कौन सी होती है, पूर्णिमा की रात। अरे होती है ना। तो पहले चांद घटेगा, घटते घटते सर्वाधिक घटेगा, रात होगी अमावस्या की रात,
उसके बाद बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते सर्वाधिक बढ़ेगा, रात कौन सी हो जाएगी? पूर्णिमा की रात। तो पहले चलेगा कृष्ण पक्ष, बाद में आएगा शुक्ल पक्ष। अब देखना मित्रों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ साहब, ये जो आप कैलेंडर पढ़ रहे हो, कैलेंडर कौन सा? हिंदू कैलेंडर है, इसे कहते हैं भारतीय पंचांग। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय पंचांग अनुसार वर्ष प्रतिपदा, जिसे कहते हैं नव संवत्सर, कब मनाया जाता? तो बताओ साहब, वर्ष प्रतिपदा कब मनाई जाती है? हाँ, धवल पूर्णिमा। धवल पूर्णिमा जो होती है वो तो होती है मित्रों आश्विन की पूर्णिमा है ना, उसे कहते हैं वो धवल पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा जो होती है ना, हाँ, वो अलग होती है। बताइए साहब। मित्रों ध्यान रखना, वर्ष प्रतिपदा नव संवत्सर, इसी का अर्थ होता है मित्रों नव वर्ष। कौन सा वर्ष है? नव वर्ष। और कहते हैं साहब नव वर्ष मनाया जाता है मित्रों, ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम, बड़े गौर से सुनना मेरे योद्धाओं, चैत्र शुक्ल एकम। अब देखना मित्रों, वर्ष नव वर्ष का मीन होता है साहब वर्ष की शुरुआत का पहला ही दिन। बड़े गौर सुना, वर्ष की शुरुआत का पहला ही दिन। अगर शुरुआत की बात करें ना तो साहब शुरुआत का तो पहला दिन होना चाहिए चैत्र कृष्ण एकम, होना चाहिए था। जिस प्रकार भाई अंग्रेजी कैलेंडर का सबसे पहला महीना, पहला जो नववर्ष मनाते हैं, कब मनाते हैं? 1 जनवरी को मनाते हैं, वो शुरुआत का पहला दिन होता है। तो यहाँ भी अगर नववर्ष मनाते तो यूं तो कहते हैं साहब चैत्र कृष्ण एकम को मनाना चाहिए था, लेकिन हम मनाते हैं चैत्र शुक्ल एकम को। ऐसा क्यों? कि ऐसा यूं है कि साहब हिंदू परंपरा अनुसार कोई भी शुभ कार्य अंधेरी रातों में होता नहीं है, कृष्ण पक्ष में होता नहीं है। कहते हैं साहब शुभ कार्यों की शुरुआत होती है चांदनी रात से, यानी शुक्ल पक्ष से। और साहब हिंदू परंपरा अनुसार एक नए वर्ष की शुरुआत होना, ये भी तो साहब शुभ काम है, ये भी तो क्या है? शुभ काम। और इसी शुभ काम की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल एकम को, और इसी दिन कहते हैं साहब चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक 9 दिन देवी की क्या होती है? पूजा। और वो देवी की पूजा होती है साहब, उन्हें कहते हैं नवरात्रा। कौन सी रात्रा है? नवरात्रा कहा जाता है साहब। सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने, बड़ा गौर सुना, सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने 9 दिन देवी की क्या की? पूजा। और कहते हैं साहब देवी किसका रूप होती है? शक्ति का रूप होता है। अरे होता है ना। और ब्रह्मा जी भली बात ही समझ गए कि साहब अगर जब तक मेरे में शक्ति प्राप्त नहीं होगी, जब तक मेरे में सामर्थ्य नहीं आएगा, तब तक मैं सृष्टि की रचना कर नहीं सकता। तो कहते हैं साहब देवी से शक्ति प्राप्त करने के लिए चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक 9 दिन ब्रह्मा जी ने देवी की क्या की? पूजा। और उसी तो कहते हैं साहब नवरात्रा। और उसी दिन हम मनाते हैं चैत्र शुक्ल एकम को मनाते हैं मित्रों, याद रखना, नव वर्ष। इसे कहते हैं वर्ष प्रतिपदा, और इसे कहते हैं नव संवत्सर। समय और आगे बढ़ा, कहते हैं साहब ये जो हिंदी कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर है? हिंदी जो कैलेंडर है ना, ये हिंदी कैलेंडर मित्रों ध्यान रखना कौन सी गणना पर आधारित होता है? चंद्र गणना पर। कौन सी गणना पर है? चंद्र गणना। अब चंद्र गणना की कहानी क्या, बड़े गौर सुनना मित्रों, जनवरी से लेकर जो दिसंबर तक का जो अंग्रेजी कैलेंडर है ना, वो मित्रों ध्यान रखना सूर्य गणना पर होता है, उसे कहते हैं सौर गणना। बड़े गौर सुनो मेरी बात को, आज अपन पढ़ रहे हैं ना, ये आपको ध्यान रट्टा नहीं मारना है, ये प्रैक्टिकल समझना है। और ये जीवन में जरूरी नहीं है कि केवल बेरोजगारी का कलंक दूर करने के लिए काम आएगी, ये आपके व्यवहारिक जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएंगे ना। व्यवहारिक जिंदगी में जहां कहीं भी आपको ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी ना, तो गौर से सुनना, मैं फिर कह रहा हूं अंग्रेजी कैलेंडर वो तो होता है सौर गणना पर आधारित, और ये हिंदी कैलेंडर है ना, ये होता है मित्रों चंद्र गणना पर आधारित। और कहते हैं साहब चंद्र गणना के अनुसार, यानी चंद्रमा अपना एक चक्र पूरा करता है मित्रों, कहते हैं साहब लगभग 27.5 से लेकर कह सकते हैं 29 या 29.5 दिन में। तो इतना भी तय हो गया कि साहब जो हिंदी महीना होता है ना, ये अंग्रेजी महीने से कहते हैं साहब आधे, 1 या कई बार 1.5 दिन तक छोटा भी होता है। इसीलिए तो अक्सर आप देखते हो कि साहब अक्सर होती है घटत और बढ़त। अरे होती है ना, अगर आपने नोट किया हो, कभी तो कहते हैं साहब 3 चौथ क्या हो जाती है 1, तो कभी चौथ क्या हो जाती है 2। इसका कारण ये कि साहब चंद्रमा अपना एक चक्र पूरा कर लेता है, कभी कभार आधे दिन पहले, कई बार महीने में 1 दिन लगा लेता है, और कई बार कहता है साहब 1.5 दिन। इसीलिए तो कहा जाता है कि साहब सौर गणना अनुसार, बड़े गौर सुना, सौर गणना अनुसार अंग्रेजी कैलेंडर में वर्ष में महीने कितने, दिन कितने होते हैं? 365 दिन। लेकिन ध्यान रखना चंद्र गणना अनुसार कहते हैं साहब वर्ष में दिन कितने होते हैं? 354 दिन। बड़े गौर सुना, यानी ये तय हो गया कि साहब
चंद्र गणना यानी कहते हैं साहब चंद्र कैलेंडर में हिंदी कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 11 दिन छोटा होगा। कितने दिन छोटा होगा? 11 दिन। इसीलिए आप देखना मित्रों 11 दिन छोटा, इसी वजह से कहते हैं साहब प्रत्येक 2 या 2.5 वर्ष बाद, या फिर कोई महीने पूछ ले तो बता देना मित्रों 32 माह, बड़े गौर से सुनना मेरी बात को, 32 माह बाद, यानी प्रत्येक 32 माह या लगभग 2.5 वर्ष बाद कहते हैं साहब 1 महीना बढ़ जाता है। और वही तो बढ़ा हुआ महीना तो कहलाता है अधिमास, और उसी अधिमास को आप दूसरी भाषा में अपन राजस्थानी कहते हैं तेरूड़ी। कौन सी रूढ़ी है? तेरूड़ी। अब तेरूड़ी क्यों है साहब के महीने तो कितने? 12 महीने। अरे है ना, लेकिन कहते हैं साहब जैसे 1 महीना बढ़ जाएगा तो 1 महीना बढ़ते कितने महीने हो जाएंगे? 13। और 13 महीने होते ही हम राजस्थानी लोग हैं, राजस्थान में मारवाड़ के मारवाड़ी लोग हैं, और हम मारवाड़ी में कहते हैं साहब इस बार कौन सी रूढ़ी आ गई है? तेरूड़ी। और इत्तेफाक की बात यह कि साहब वर्तमान में विक्रम संवत चल रहा है मित्रों 2077। बड़े गौर सुनना, और विक्रम संवत 2077 मित्रों अधिमास है, और अधिमास है कौन सा मित्रों? आश्विन। कौन सा है? आज भी घर में कैलेंडर उठाकर देख लेना, कैलेंडर गौर से देखना, और इस बार ध्यान रखना ये जो आश्विन महीने थे ना, ये आश्विन महीने कितने थे मित्रों? 2। अरे थे ना, मैं फिर कह रहा हूं सौर गणना अनुसार कैलेंडर होता है, कैलेंडर अनुसार दिन होता है 365 दिन। चंद्र गणना अनुसार ध्यान रखना वर्ष में दिन होता है कितने? 354 दिन। इसीलिए तो कहते हैं साहब कि साहब 11 दिन क्या होता है? हिंदी कैलेंडर छोटा होता है अंग्रेजी कैलेंडर से, इसीलिए अक्सर होती है घटत बढ़त, और इसी घटत बढ़त की वजह से प्रत्येक 2.5 वर्ष बाद या फिर प्रत्येक 32 माह बाद 1 महीना बढ़ जाता है, और वही बढ़ा हुआ महीना कहलाता है तेरूड़ी। तो इस बार ध्यान रखना तेरूड़ी थी, और तेरूड़ी महीना कौन सा था मित्रों? आश्विन। अरे होता है ना, अगर वास्तव में कोई ग्रामीण परिवेश का है, अगर वास्तव में कोई राजस्थानी कल्चर को ढंग से अगर कोई जानता है, उस कल्चर में अगर कोई जीतता है, जो कल्चर में जीतता है ना, तो उसको तो ये चीजें ध्यान होनी चाहिए कि साहब जिस वर्ष 13 महीने होते हैं ना, उस दिन कहते हैं साहब बहन अपने भाई के घर भी आती है साहब कुछ नारियल वगैरह लेकर। कहते हैं साहब उस महीने में भाई के ऊपर बहन के प्रति थोड़ा सा कर्ज बढ़ जाता है, तो बहन अपने भाई का वो कर्ज उतारने के लिए, यानी कि भाई के कंधों पर भार बढ़ जाता है, तो कहते हैं साहब बहन अपने कहते हैं साहब भाई के कंधों का भार हल्का करने के लिए कुछ ऐसी रस्म अदा होती है कि साहब उधर से वो नारियल लेकर आएगी, और इधर रस्म के तौर पर कुछ न कुछ आपको भी उससे ध्यान रखना, यानी उससे खाली हाथ आप लौटा नहीं सकते। तो जैसे कहते हैं साहब बहन की झोली भर जाएगी, तो समझ लो आपका थोड़ा सा कंधे का भार है थोड़ा हल्का हो जाएगा। और कईयों ने भार हल्का किया होगा मेरे जैसे। अरे होता है साहब, कल्चर में जिया करें। और मित्रों ध्यान रखना अपन लगभग सब ग्रामीण परिवेश है। वैसे मैं फिर कह रहा हूँ पूरा का पूरा राजस्थान है ना, ये मैं तो पूरे राजस्थान को ऐसे ग्रामीण परिवेश का ही मान सकता हूँ। कारण क्या, अब चाहे राजस्थान के मैं तो कह रहा हूँ भले जयपुर जैसी या अलवर जैसी, भरतपुर जैसी, जोधपुर जैसी किसी भी सिटी में रह रहे हो ना, उनसे अगर वास्तव पूछा जाए ना, बड़े बुजुर्गों से पूछे ना, तो साहब वो कहेंगे साहब मूलतः हम किसी शहर के निवासी नहीं है, वो कहेंगे साहब हमारी पीढ़ियां किसी न किसी गाँव में निवास करती थी। अरे करती ना। तो मित्रों ग्रामीण प्रवेश के विद्यार्थी ये चीजें सारी ध्यान होनी चाहिए आपको। और विशेष ग्रामीण नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान को कह रहा हूँ ग्रामीण प्रवेश मानता हूँ, ये सब जगह ऐसी रस्म होती है। और वैसे ध्यान सबको है, लेकिन होता क्या कि शहर में जब आ जाता है ना गांव से, तो उस समय क्या कि थोड़ी सी मन में यूँ फीलिंग आ जाती है साहब शहरी वाली। जैसे गांव से छोरा शहर में आता है ना, उस अपने आप कहते हैं साहब आज के बाद हम शहरी आए हैं। लेकिन शहरिया मेरे कुछ नहीं साहब, शहरिया भले बन जाओ लेकिन कल्चर को मत भूला करो। और शहर आती फिर जिसमें कहते हैं इस बार जो बहन घर आती है भाई साहब आप घर पधारना करेंगे, इस बार तेरूड़ी है। अब वो घर जाकर इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज तेरूड़ी। अरे साहब वो व्हाट इज तेरूड़ी कुछ नहीं, 13 महीने है। और इस बार कहते हैं साहब इसी महीने में यानी 2 महीने 1 महीना अधिक होने की वजह से बहन अपने भाई के कंधों से भार हल्का करने के लिए, वैसे कंधों से भार हल्का होता है कि जेब से हल्का होता है वो तो समय बताएगा या फिर समय बताता है, लेकिन कहानी ऐसी आध्यात्मिकता यही है कि साहब कहते हैं साहब भाई के कंधों का भार हल्का करने के लिए बहन आएगी। और इस बार आपको आपकी बहन आई होगी आश्विन माह में। अरे आई ना, तो वर्ष 2000 मैं कह रहा हूँ विक्रम संवत 2077 में अधिमास कौन सा था? आश्विन। अब मैं आपको बीते हुए आश्विन और बता देता हूँ। विक्रम संवत 2075 में, और सुना विक्रम संवत 2075 में आषाढ़ महीने कितने हैं? आषाढ़ महीने भी कितने थे? 2। तो ये तो घटना होगी विक्रम संवत 2075 की, नहीं आषाढ़ नहीं सॉरी ज्येष्ठ। आषाढ़ कौन सा? ज्येष्ठ। तो कहते हैं साहब विक्रम संवत 2075 में ज्येष्ठ महीने कितने थे? 2।
उसी प्रकार ध्यान रखना विक्रम संवत 2073 में आषाढ़ महीने कितने थे? 2। उसी प्रकार ध्यान रखना विक्रम संवत 2071 में भाद्रपद महीने कितने थे? 2। तो आपने नोट किया होगा हर 2.5 वर्ष बाद 1 महीना बढ़ रहा है। अरे है ना, आपके सामने उदाहरण दे सकता हूं मैं। पिछले इतने वर्षों के 2071 में भाद्रपद 2 थे, 2073 में ध्यान रखना आषाढ़ 2 थे, 2075 में ज्येष्ठ 2 थे, और उसी प्रकार ध्यान रखना वर्तमान 2077 में ध्यान रखना आश्विन महीने कितने थे? 2। और इसी आश्विन को आप गांव में या हम गांव में कहते हैं आसोज। अरे कहते हैं ना, तो कहते हैं साहब अभी बीच में कोई विद्यार्थी सवाल कर रहा है आश्विन महीने के ही 2 क्यों किए? तो ऐसा है, ये कैलेंडर जो मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर नहीं बताऊंगा, फिर से गौर से सुनो और समझो, अपने आप समझ आ जाएगा कि आश्विन महीने इस बार 2 कैसे हुए। बार बार कह रहा हूँ मेरे योद्धाओं, हिंदी कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 11 दिन क्या होता है? छोटा। तो कैलेंडर का तालमेल बिठाने के लिए, समझ रहे हो, तालमेल बिठाने, तालमेल बोलते हो 57 वर्ष आगे और बताऊंगा मैं। 57 वर्ष का तालमेल बनाए रखने के लिए ध्यान रखना हर 2.5 वर्ष बाद 1 हिंदी महीना बढ़ा दिया जाता है, ताकि हिंदी और अंग्रेजी महीने में तालमेल में कोई गड़बड़ नहीं हो। समझ रहे हो? तो इसीलिए ध्यान रखना आसो इस बार कितने थे? आश्विन कितने थे? 2। तो मित्रों ये हिंदी कैलेंडर की बात है। अब देखना मित्रों महीने कितने हैं? 12 महीने। महीने कितने बताओगे? 12। लेकिन इन्हीं 12 महीनों में से कहते हैं साहब 2 महीने थोड़े से विशेष मानेंगे। 2 महीने क्या माने? अब 2 महीने विशेष कैसे माने? कहते हैं साहब विशेष यूं है कि साहब 2 कहावत है, यानी एक हिंदू परंपरा साहब कहावत चलती है। कहावत क्या? सुनो, कहावत ये है कि साहब तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। और सुनो, तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। तो कहते हैं साहब तीज की शुरुआत होती है श्रावण मास में। कौन से मास में? यानी श्रावण में तो होती है मित्रों त्योहारों की शुरुआत। त्योहारों की क्या होती है? शुरुआत। और कहते हैं साहब ले डूबी गणगौर, और गणगौर मनाई जाती है मित्रों चैत्र मास में। कौन से मास में? और इस महीने में कहते हैं साहब त्योहारों का क्या होता है? अंत। अरे वो गाना, तो इसीलिए कहते हैं साहब 2 महीने थोड़े से विशेष माने गए। मैं फिर कह रहा हूं कि साहब तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। तीज मनाई जाती है साहब श्रावण शुक्ल तृतीया को, इसी दिन मानी जाती है त्योहारों की शुरुआत। ले डूबी गणगौर, और गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। और इसीलिए कहते हैं साहब इस महीने में क्या होता है? त्योहारों का अंत। लेकिन दोनों की तिथि है, याद रखना दोनों में तीज है। दोनों के पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष है। तो शुक्ल पक्ष की तीज श्रावण है, वहां तो त्योहारों की शुरुआत होगी। और शुक्ल पक्ष की कहते हैं साहब जो तीज है, इसमें त्योहारों का क्या हो जाएगा? अंत। तो मित्रों ये हिंदी कैलेंडर है, और इस हिंदी कैलेंडर की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, तीज के दिन त्योहारों की शुरुआत है और गणगौर में त्योहारों को क्या है? अंत है। तो इसके देखना ये आपके सामने हिंदी कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? और इस हिंदी कैलेंडर की जानकारी आपको पूरी तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना कौन सा? फाल्गुन। और ये सारी डिटेल है। और मैं हिंदी कैलेंडर क्यों बता रहा हूँ कि आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो आपको बार बार इन महीनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आपको बार बार ये कहीं पूछने आवश्यकता नहीं पड़े साहब ये सर कैसे हुआ। इस क्लास को तो 1 बार नहीं, कम से कम 2 बार आप ढंग से सुन लेना, पढ़ लेना, है ना। और साथ ही साथ मेरा तो ये मानना है कि साहब जिस समय आप फुर्सत बैठो ना, उस समय इसे नोटबुक में नोट डाउन भी कर लिया करें। और दूसरी बात ये भी है, एक इतिहास गवाह है, राजस्थानी परंपरा के लोग हैं, राजस्थानी कल्चर के लोग हैं। और राजस्थानी कल्चर हमें ये बताती है कि साहब 100 बकियान 1 लिखिया, है ना, कि 100 बार बकने से बेहतर है 1 बार लिख लिया करो। तो जब लिख लोगे तो चिरस्थायी रूप से आपको याद हो जाएगा। तो ये था आपका कैलेंडर। अब मित्रों देखना, ये जो कैलेंडर है ना, ये कैलेंडर कौन सा मित्रों? हिंदू कैलेंडर है, भारतीय पंचांग है। और कहते हैं साहब वास्तव में भारतीय पंचांग की पहली बार शुरुआत की थी वेताल विक्रमादित्य ने। बड़े गौर सुना, वेताल विक्रमादित्य ने। और वेताल विक्रमादित्य ने शुरुआत की उस कैलेंडर का नाम है मित्रों विक्रमी संवत। तो इतना तय हो गया कि साहब भारतीय परंपरा अनुसार सबसे जो प्राचीन कैलेंडर है ना, वो कैलेंडर किस नाम से प्रारंभ हुआ था? विक्रमी संवत नाम से। अब ये प्रारंभ कब हुआ ये भी सुन लें। ये प्रारंभ हुआ था मित्रों 57 ईसा पूर्व को। कौन ईसा पूर्व है? 57 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के पुनर्जन्म से 57 वर्ष पहले वेताल विक्रमादित्य ने दिनों की गणना करने के लिए, दैनिक गणना करने के लिए एक कैलेंडर की शुरुआत की। और उस कैलेंडर का नाम है मित्रों विक्रमी संवत। कहते हैं साहब इसी विक्रमी संवत के 57 वर्ष बाद प्रारंभ हुआ मित्रों उस कैलेंडर का नाम है ईस्वी सन।
कौन सा सन है? ईसवी सन। और ईसवी सन प्रारंभ हुआ था मित्रों 57 विक्रमी संवत को। इस बात को बड़े गौर से सुनना और समझना। अगर समझ आ गया तो एक बार में आ जाएगा, वेरी कंफर्म में आ ही जाएगा। लेकिन ये भी तय है कि साहब कि अगर आपने इसे ढंग से नहीं पढ़ा, ढंग से नहीं सुना, तो ये चीज समझ आने वाली नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे प्राचीन कैलेंडर माना जाता है विक्रमी संवत वाला। प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व को, 57 विक्रम संवत को प्रारंभ हुआ था ईसवी सन। और ईसवी सन के बाद एक कैलेंडर और प्रारंभ हुआ मित्रों, उसका नाम है शक संवत। कौन सा संवत है? शक संवत। और कहते हैं साहब ये जो शक संवत है ना, ये प्रारंभ हुआ था मित्रों 78 ईसवी सन को। बड़े गौर से सुनना मेरी बात को, 78 ईसवी सन। अब आपके सामने 3 प्रकार के कैलेंडर हो गए, विक्रम संवत वाला, ईसवी सन वाला और साथ साथ शक संवत वाला। अब समझ लो कि सबसे प्राचीन कैलेंडर कौन सा? विक्रम कैलेंडर है। ये प्रारंभ हुआ था भाई 57 ईसा पूर्व। और कहते हैं साहब 57 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व बोले तो यानी ईसवी वाला जो कैलेंडर प्रारंभ हुआ ना, उससे 57 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था विक्रम वाला। कहते हैं साहब ईसवी सन प्रारंभ हुआ 57 विक्रम संवत, यानी ये समझ लो कि विक्रम संवत के 57 वर्ष चले गए थे, 57 ईयर। तो 57 वर्ष चले जाने के बाद एक कैलेंडर प्रारंभ हुआ, उसका नाम है ईसवी सन। और कहते हैं साहब ईसवी सन के 78 साल जाने के बाद प्रारंभ हुआ शक संवत। अब मित्रों देखना, आपके सामने 3 भाई, ये समझ लो। सबसे बड़ा है विक्रम, दूसरा है ईसा और तीसरा है शक। तो देखना इन तीनों भाइयों में सबसे पहले कौन पैदा हुआ था? विक्रम। और सुना, विक्रम के 57 साल बाद कौन पैदा हुआ? ईसा। और ईसा के 78 साल बाद कौन पैदा हुआ? शक। तो देखना ईसा शक से कितना बड़ा? 78 साल है। और विक्रम ईसा से कितना बड़ा? 57 साल है। तो डायरेक्ट पूछ रहे कि बताओ साहब शक संवत और विक्रम संवत के बीच अंतराल कितना है? तो सिंपल सी कहानी है, इन दोनों के वर्ष जोड़ लो, 57 78 हो जाएंगे 135 वर्ष। तो कहते हैं साहब 135 विक्रमी संवत, 135 विक्रमी संवत को प्रारंभ हुआ था मित्रों शक संवत। अरे वाह ना। तो कहते हैं साहब विक्रम संवत के 135 वर्ष चले गए थे ना, उस समय प्रारंभ हुआ था मित्रों शक संवत। अरे वाह ना। और कहते हैं साहब इसी शक संवत के बाद एक कैलेंडर और प्रारंभ हुआ, एक संवत प्रारंभ और हुआ, नाम है मित्रों गुप्त संवत। कौन संवत है? गुप्त संवत। और कहते हैं साहब ये गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था, कहते हैं साहब 219 या 220 ईस्वी में, 219 या 20 ईस्वी में। और कहते हैं साहब सबसे अंत में एक कैलेंडर और आया था, और इस कैलेंडर का नाम था मित्रों हिजरी कैलेंडर, या फिर कह सकते हैं साहब हिजरी संवत। कौन सा संवत है? हिजरी संवत। और हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था मित्रों 622 ईस्वी को। अब बड़े गौर से सुनना, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, बड़े गौर से सुनना मेरी बात को। हिजरी संवत है ना, ये कौन सी ईस्वी प्रारंभ हुआ था? 622 ईस्वी को। लेकिन ध्यान रखना 622 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, ये भी कौन सी गणना पर है? चंद्र गणना पर है। कहानी वही हुई है कि चंद्र गणना अनुसार तो साहब दिन में, वर्ष में दिन कितने होते हैं? 354 दिन, 354 दिन हो गए, तो 11 दिन कम हो गए। तो हिंदी कैलेंडर में जो 11 दिन कम हो रहे थे, तो 2.5 वर्ष बाद 1 महीना बढ़ा दिया। बढ़ा क्यों दिया? कि ताकि अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर दोनों बैलेंस बना रहे। लेकिन मामला ये हुआ हिजरी कैलेंडर के लोगों ने कोई अधिक मास को अधिक मास किया ही नहीं, तो 11-11 दिन छोटे होते गए। तो वर्तमान स्थिति ये है, बड़े गौर सुनो मेरी बात को, वर्तमान स्थिति ये है कि साहब हिजरी कैलेंडर और जो ईसवी सन है ना, इसमें अंतराल कितना रह गया मित्रों? वर्तमान में 578 वर्ष का। बड़े गौर से सुनना, प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी को। सुनना, हिजरी कैलेंडर प्रारंभ हुआ जिसमें कहते हैं साहब पैगंबर साहब ने यात्रा की थी मक्का से लेकर मदीना तक, और जब यात्रा पूर्ण हुई ना, उसी दिन कहते हैं साहब कैलेंडर की शुरुआत हुई 622 ईस्वी को। लेकिन चंद्र गणना पर आधारित होने की वजह से कहते हैं साहब वर्तमान में जो ईसवी सन और हिजरी कैलेंडर अंतराल रहा ना, अब ये अंतराल 622 वर्ष का नहीं रहा, अंतराल 578 वर्ष का रहा है। इसी प्रकार शक संवत और हिजरी कैलेंडर का अंतराल कितने वर्ष का रहा? अब 500 वर्ष का। तो वर्तमान में शक संवत से 500 वर्ष छोटा है हिजरी, वर्तमान बात कर रहा हूं। और कहते हैं साहब ईस्वी से वर्तमान हिजरी छोटा कितना? 578 वर्ष। अरे है ना। और इसीलिए तो मैं कहानी बता सकता हूं, जैसे ईस्वी सन वर्तमान चल रहा है मित्रों कितना है? 2020। अरे चल रहा है ना। अब 2020 से 578 घटा दीजिए, आ जाएगा मित्रों कितना? 1422, 1422 नहीं सॉरी 1442, 1442। और आज भी घर जाकर कैलेंडर देख लेना, अगर उसमें कोई कैलेंडर हिजरी संवत लिखा हुआ ना, उसमें लिखा हुआ 1442।
तो कोई गणना 622 से करेगा तो मन ही मत सोचेगा साहब गुरुजी आज आए चैनल पर फैकालॉजी लेकर करके चले गए, लेकिन मैं फैकालॉजी नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं नहीं सॉरी, हाँ ये सही कह रहे हैं, 319 है ना, 219 नहीं सॉरी, हाँ तो फिर कह रहा हूं मैं, प्रारंभ हुआ था हिजरी सन, उस समय था 622 ईस्वी सन, लेकिन वर्तमान ईस्वी सन और कहते हैं साहब हिजरी, जो ये हिजरी कैलेंडर है ना उसमें फर्क कितना रह गया, 578 साल का, इसलिए तो कहते हैं साहब ईस्वी सन वर्तमान 2020 है और 578 निकाल हो जाएंगे कितने, 1442। तो 1442 कौन सा चल रहा है, हिजरी संवत चल रहा है। और उसी प्रकार ध्यान रखना, कहते हैं साहब ये जो चल रहा है अपने कौन सा शक संवत, ये चल रहा है फिलहाल कितना 1942, अरे चल रहा है ना। उसी प्रकार ये जो विक्रमी संवत ये चल रहा है मित्रों कितना 2077, 2000, तो ध्यान रखना ये वर्तमान 2020 की बात कर रहा हूं मैं, तो 2020 में विक्रम संवत 2077 है, ईस्वी सन कौन सा 2020 है, शक संवत कौन सा 1942 है, 78 वर्ष निकाल दो आप बोली। उसी प्रकार कहते हैं साहब जो हिजरी है ना वो कौन सा चल रहा है 1442 ईस्वी, 1442 कहते हैं साहब ये हिजरी चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है हिजरी। तो सिंपल सी कहानी ये होगी, कहते हैं साहब हिजरी कैलेंडर और कहते हैं साहब जो ईसा वाला जो कैलेंडर है ना इसमें वर्तमान फर्क कितना रह गया 578 साल का, समझ रहे हो। तो सिंपल सी कहानी। दूसरी बात ये भी सुन लेना कि साहब आपके सामने 5 भाई है, पांचों में सबसे बड़ा कौन है विक्रम, विक्रम छोटा कौन है ईसा, ईसा छोटा कौन है शक, और इससे छोटा कौन है गुप्त, और सबसे छोटा कौन है हिजरी, सबसे छोटा कौन है। वर्तमान हिजरी और विक्रम के बीच अंतराल है 635 साल का, वर्तमान हिजरी और ईसा के बीच पर अंतराल है 578 साल का, वर्तमान हिजरी और शक के बीच अंतराल है कितने 500 वर्ष का। और मैंने सबके अलग अलग सन भी छाप दिए मित्रों, अरे छाप दिए ना। तो मित्रों ध्यान रखना विक्रम संवत 2077 चल रहा है, उसी प्रकार ईस्वी सन 2020 चल रहा है, 1942 कौन चल रहा है शक संवत, 1442 चल रहा है हिजरी सन। तो ये कैलेंडर है, इस कैलेंडर की गणना भी आप फटाफट कहीं भी नोट डाउन करो और या फिर आप इस चैनल पर देखते जाना। अब देखना योद्धाओ, अपने कैलेंडर देखना, ध्यान रखना कितने प्रकार के देख लिए, 5 प्रकार के। सबसे प्राचीन विक्रम संवत है, और विक्रम संवत पहला महीना कौन सा चैत्र है, अंतिम महीना कौन सा फाल्गुन है। अब दूसरा आपने संवत देखा था शक संवत, गौर से सुना, शक संवत का भी पहला महीना है चैत्र और अंतिम महीना कौन सा है फाल्गुन, अरे है ना। तो सबसे पहला महीना कौन सा चैत्र और विक्रम, तो ये तय हो गया कि साहब शक संवत और विक्रमी संवत के महीने एक जैसे ही हैं, 12 महीने। सबसे पहला महीना हो जाएगा चैत्र और सबसे अंतिम महीना हो जाएगा कौन सा फाल्गुन, लेकिन अंतराल रहेगा 135 साल का। लेकिन ध्यान रखना, कहते हैं साहब अपने भारत का राष्ट्रीय पंचांग, और से सुनो मेरी बात को, अपने भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ना, ये राष्ट्रीय पंचांग है मित्रों ध्यान रखना शक संवत पर आधारित है। कौन संवत पर है, शक संवत पर आधारित है। और कहते हैं साहब इसी शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया था 22 मार्च 1957 ईस्वी को, 1957 ईस्वी को, यानी 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संवत को कौन सा कैलेंडर घोषित कर दिया, राष्ट्रीय कैलेंडर। इसे कहते हैं राष्ट्रीय पंचांग, इसे क्या बोलते हैं राष्ट्रीय पंचांग। एक व्यक्ति पूछ रहा है साहब ग्रिगोरियन कैलेंडर कब प्रारंभ हुआ, मेरे योद्धा जो ईस्वी सन वाला कैलेंडर है ना इसी का तो नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, और मैं आपको बता चुका ये प्रारंभ हुआ था 57 विक्रमी संवत को, है ना। हाँ तो मित्रों देखना, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा पर शक संवत आधारित है। यानी राष्ट्रीय पंचांग का मीन ये कि साहब भारतीय स्तर पर सरकारी कार्यालयों में कहते हैं साहब जो तिथि के अनुसार जो त्योहार जो जितने भी अवसर है ना, जो गजट पारित होते हैं ना, वो ध्यान गजट पारित होते हैं शक संवत पर आधारित, समझ रहे। और शक संवत ध्यान रखना, इसको राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया 22 मार्च 1957 ईस्वी को। तो मित्रों आपने कैलेंडर में सबसे पहला कैलेंडर देखा कौन सा, विक्रमी वाला, दूसरा देखा ईस्वी वाला, शक वाला, हिजरी वाला। पुनः कह देता हूँ, अंग्रेजी कैलेंडर का पहला महीना है जनवरी, अंतिम महीना दिसंबर। शक संवत और विक्रमी संवत का पहला महीना है चैत्र और अंतिम महीना कौन सा है फाल्गुन। उसी प्रकार हिजरी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है मोहर्रम और अंतिम महीना कौन सा है जिल हिज। तो ये कैलेंडर है, इन कैलेंडर के महीने हैं और इन महीनों की गणना आपको ध्यान होनी चाहिए। तो योद्धाओं कम से कम आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की तैयारी करो ना, उससे पहले कम से कम इतनी सी आपको भूमिका है ना, उस भूमिका के बारे में आपको पूरा ध्यान होना ही चाहिए। जब भी पढ़िए तो पूरी भूमिका के साथ पढ़िए। अब कई विद्यार्थियों को कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कह रहे हैं साहब सबके कोर्स दे रखे हैं, आगे स्कीम क्या है नहीं पता। देखिए
सबके कोर्स का मीन ये, मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैं अभी यूट्यूब पे क्लास चल रही है, वैसे यूट्यूब पर हर सब्जेक्ट की अब फिलहाल तो एक क्लास चला रहे थे, लेकिन कई विद्यार्थी भेद मांगते सर कि भाई आप कल भी आओ, तो आज दोबारा आ गया। तो कल तो हिस्ट्री का एज ए डेमो होगा था, आज आर्ट एंड कल्चर का। अब बाकी की जितनी भी कक्षा है वो सारी सारी ऐप पर रहेगी, है ना। और अब ऐप आपको बता चुके हैं कि साहब परिज्ञान के विद्यार्थी जो नियमित है, वो तो जो रनिंग वाले थे उनको डाउनलोड करना है, यहाँ से ID पासवर्ड मिल गए होंगे। इसके अलावा भी, और सुना, अगर परिज्ञान क्लासेज का कोई भी विद्यार्थी, किसी भी बैच का विद्यार्थी, अगर उसके चाहे 5 दिन की ही क्लास हुई, और सुना, चाहे 5 दिन की ही क्लास हुई है और चाहे 5 दिन की ही बची है, तो सबको बकाया कोर्स है ना, सबको करवाया जाएगा और प्रत्येक विद्यार्थी को अलग से ID पासवर्ड दे दिया जाएगा। और कईयों के पास अब तक ID पासवर्ड नहीं पहुंचोगे, इसका कारण ये कि साहब आपको ध्यान है कि रनिंग बैच विद्यार्थी थे ना, हजारों विद्यार्थी थे, कई बार सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो धीरे धीरे ठीक है ना सबके पास ये संदेश पहुंचाया जा रहा है ना। और जो विद्यार्थी जिनके पास नहीं पहुंचा है संदेश ना, वो चिंता ना करें, उनके भी मैसेज आ जाएगा, और मैसेज आपको ID पासवर्ड आपको जनरेट करके दे दी जाएगी। तो ये प्रोसेस चल रहा है। कोई विद्यार्थी मत सोचे साहब प्रोसेस पूर्ण हो गया ना, हमारा नंबर आया नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। और कहते हैं साहब प्रक्रिया बोले तो ये विचाराधीन है, कौन से बैच को किस समय कौन सा भाई बैच देना है, कौन से भाई जो बोलते हैं ना ऐप के अंदर ठीक है ना, उनका टाइम कौन सेट करना है, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। तो हम निश्चित रहे, सारे विद्यार्थी जिनका जो कोर्स बकाया है ना, उनको कोर्स पूरा करवाया जाएगा। और ये तो बात साहब, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है हमारे पास, और आपको याद होना चाहिए जिस समय हमारे पास कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, जिस समय बिल्कुल लॉकडाउन जैसी स्थिति थी, परिंदा भी घर से बाहर निकले पर नहीं मार सकता था, मैंने तो उस समय भी सोशल मीडिया पर आकर आप लोगों को आश्वस्त कर दिया था कि मेरे योद्धाओं, मेरे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, आपको परिज्ञान क्लासेज की बची हुई कक्षाएं, बकाया कक्षाओं को लेकर जरा भी आपको चिंता या तनाव करने की आवश्यकता नहीं है। आपका पूरा पूरा कोर्स करवाया जाएगा। हम तो ऑफलाइन में करवा रहे थे, लेकिन समय की विडंबना थी, नहीं करवा पाए तो, लेकिन कोई नहीं, ऑनलाइन आपको पूरा आपको कोर्स दे दिया जाएगा। ऐप की क्वालिटी कम नहीं हो रही है तो ऐप की क्वालिटी भी हो जाएगी। ऐसा है, देखो होता है क्या, धीरे धीरे, जैसे मान लो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पहली बार मैं आया था ना, उसमें मैंने कहा था बहुत ही सीमित संसाधनों शुरुआत की थी। एक वो मार्कर वाला भाई वो मार्कर था, कौन सा, अपने इंक वाला, और बिल्कुल साफ बोर्ड पर शुरुआत की थी। अब इसका मतलब ये थोड़ी वो केवल अभी भी हम वो इंक वाला मार्कर चला रहे हो, बोर्ड पर धीरे धीरे प्रक्रिया सुधार हुआ था। और मैंने कहा था ना साहब, ये हमेशा एक जिंदगी में ध्यान रखना, सुधार एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहते हैं साहब सतत प्रक्रिया है ना। ये सतत रूप से आगे निरंतर रूप से सुधार होता जाएगा। तो जितनी भी कमियां है ना, वो कमियां सारी दूर होती जाएगी। पहले बिल्कुल साफ बोर्ड पर और इंक वाला मार्कर था, उसके बाद हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए, उसके बाद इस डिजिटल बोर्ड को लेकर आए, उसके बाद हम यूट्यूब पे आए, उसके बाद अब ऐप पे है। ऐप में भी कुछ कमियां आएगी, हर जगह आती है सब। और जब कोई कमी तब आती है जब आप इस समस्या को फेस करोगे। अब उसका मतलब ये थोड़ी कि उसका समाधान है, समाधान है साहब। और हम तो हमेशा पॉजिटिव माइंड के आदमी हैं। और कई कुछ है जो बिल्कुल लाल चेहरा कर रहे हो, लाल चेहरा करने से, मुंह फुलाने से, आंखें फाड़ने से कुछ नहीं होगा। जो क्वेश्चन वो आप साफ कीजिए, उस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा आपको, है ना। तो मैं आप फिर कह रहा हूँ, चाहे क्वालिटी की कमी आ रही है, चाहे किसी विद्यार्थी ID पासवर्ड नहीं मिला तो चिंता ना करें, उनको ID पासवर्ड मिल जाएगा। उनको साथ ही साथ कहते हैं साहब, वो जो भी समस्या आ रही है क्वालिटी वाली, वो सारी क्वालिटी वगैरह सुधार दी जाएगी। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी, अभी तो एंड्रॉइड पर चल रहा है, और 2 या 3 दिन बाद ही, और सुनना 2 या 3 दिन बाद ही आपको ये अपना ऐप है ना iOS यानी एप्पल पर भी आपको मिल जाएगा ना। तो चिंता ना करें, जो सवाल है वो सवाल आप खुलकर कीजिए। मैं तो फिर कह रहा हूँ, चाहे परिज्ञान में कोई पढ़ा हुआ है या चाहे नहीं पढ़ा हुआ, इस प्लेटफॉर्म पर आ गया ना, तो मैं उसको ये समझता हूँ मेरे परिज्ञान परिवार का सदस्य है। तो आप एज ए फैमिली मेंबर होने के नाते कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल सहज तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से और बिल्कुल सभ्य तरीके से आप कोई भी सवाल कर सकते हो, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बाकी आप जैसे भाई ऐसे अनमने तरीके से कोई पूछना, या फिर अनमने तरीके से भाई जवाब देना, या फिर कुछ ऐसी इस्माइली भेजना जिसमें गुस्से वाली है, इससे क्या कि मानसिक संतुलन आपका बिगड़ना है, हमारा तो कुछ होना जाना नहीं है ना। हम तो पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे हैं, और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से आगे भी ऐसे ही बने रहेंगे, है ना। तो ज़्यादा कुछ भी, कोई भी अगर ऐसा कोई सवाल हो, कोई चिंता हो ना, तो उसे आप बिल्कुल निसंकोच होकर पूछिए। और दूसरी बात ये होता है कि कई बार आप क्वेश्चन करते हो सकता है मैं उस समय बिल्कुल भाई स्क्रीन पर नहीं देख पाता हूँ, उस समय नहीं देख पाया, इसका मतलब ये नहीं है साहब मैंने आपको भाई सवाल को नजरअंदाज कर दिया, या फिर मैंने आपको सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं जवाब देना भरपूर प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ मैं तो खड़ा रहता हूँ साहब 5 मिनट क्लास होने के बाद, आगे वाले टीचर का मैं टाइम भी ले लेता हूँ। ये समझ मुझे बहुत बड़ा पाप लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं क्यों खड़ा रहता हूँ, ताकि आप लोग सवाल करें उसका मैं जवाब दे सकूँ, है ना।
तो हाँ बिल्कुल सबका सिलेबस हो जाएगा, बहुत बड़ा है और टाइम कम है। अरे मित्रों निश्चित रहो, ठीक है ना, ये सिलेबस करवाने की जिम्मेवारी इस जीव की है, तो पूरा करवा देंगे ना। और रिकॉर्डेड इसमें सारा कुछ एक डालेंगे, लाइव नहीं तो सर रिकॉर्डेड वगैरह सब हो जाएगा, इसीलिए तो सब दिन पर काम चल रहा है, निश्चित रहो, ठीक है ना। ये जो वेट वगैरह कम हुआ है ना, बीपी अप डाउन हो रही है, ये इसी वजह से हो रही है, ठीक है ना, कि भाई आप लोगों का कोर्स कैसे पूरा करवाया जाए, तो निश्चित रहे। ऐसा है भाई, कुछ एक क्लास रिकॉर्डेड होगी और कुछ एक लाइव होगी, उस पर आपको कोर्स पूरा करवा दिया जाएगा, भेजने वाले आज हाँ। तो इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए तमाम योद्धाओं को एक बार पुनः उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद, साधुवाद।